हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों का डिस्कशन है बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2022 के क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, आज का हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लाना चाहूंगा और टिक टिक बजाना भी चाहूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट लोगे, एक बार ट्राई करोगे, फिर हम लोग आंसर मिलाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, टिक टिक भी खत्म हो गया देखा जाए तो। और अब हम लोग वन बाय वन इसके आंसर पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायोफिलिक कोलोइड्स। मैं आपको बता दूं कि कोलोइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहते हैं आप लायोफिलिक और दूसरा जिसको कहते हैं लायोफोबिक। सिंपल आप समझो, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए इजिली, दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक। एंड लायोफोबिक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसके लिए कुछ हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सके। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन है जो लायोफिलिक कोलॉइड्स नहीं है। तो मिल्क, गम एंड ब्लड, ये तीनों एग्जांपल आपके लायोफिलिक के होते हैं। तो बच गया कौन, फॉग। फॉग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखा जाए इस साइज में अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको ये तीन चीज समझा देता हूं क्योंकि हमारा एम ही है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना बल्कि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़ेंगे। तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहले हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को समझते हैं क्या होता है। आप इसमें तीन साइज देख रहे होंगे, एक का पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा है, बोला जाए तो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा होगा। दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल्स जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन। और ये जो एग्जांपल आता है ये मर्ड है और ये सस्पेंशन में आ जाता है। तो तीन तरह की चीजें आपको मिल सकती है, ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलॉइडल और तीसरा जिसको आप सस्पेंशन बुला सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि पार्टिकल्स के साइज के बारे में पूछा कि ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा। तो इसके पार्टिकल्स के साइज में अगर हम लोग बात करें तो इसके पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बीच में होगा। दिस वन इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो आपको याद रखने पड़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के रेंज को, कि इसका साइज का रेंज ये होता है। आई होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसका एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन। ध्यान दिया जाए तो एड्सॉर्प्शन टर्म आपने पढ़ा था। एड्सॉर्प्शन में दो चीजें होती है, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में दो तरह के एड्सॉर्प्शन में हमसे सवाल केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन से पूछा गया है। लेकिन सवाल क्या कह रहा कि जब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तब इसका इफेक्ट क्या होगा, कि एड्सॉर्प्शन और बढ़ जाएगा या एड्सॉर्प्शन और घट जाएगा, किसके लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो सिंपल आपको बात याद रखना है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे केमिसॉर्प्शन उतना डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो द राइट आंसर इज ए। गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेमोराइज्ड क्वेश्चन है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ ये हमारा और आसान होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजाइम्स आर। गाइस जितने भी एंजाइम्स हैं इस दुनिया में वो सारे प्रोटीनस नेचर के होते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एन एंजाइम्स। दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं सब के सब प्रोटीन नेचर के होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तब आपके लिए ये वर्ड भी आ जाएगा राइबोजाइम। लेकिन अभी हमारे लिए क्वेश्चन बहुत साधारण सा है कि इनमें से कौन है जो प्रोटीन नेचर एंजाइम्स नेचर का होता है। तो जवाब हमारे पास क्या है, प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं, मतलब एंजाइम्स जो होंगे वो प्रोटीन नेचर के होंगे। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या रहा, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सूप। सूप का क्लीनिंग एक्शन आप पे डिस्कशन कीजिए कि किस तरह से वो क्लीन करता है। मैं आपको छोटे से
चीज में समझाऊंगा कि एक हेड पोर्शन होता है और दूसरा पोर्शन जो होता है इसमें वो टेल पोर्शन कहलाता है किसका, डिटर्जेंट या सोप का। चाहे डिटर्जेंट का हो या सोप का हो, थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन ये बेसिक चीज आएंगे। एक हेड पोर्शन होगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, टेल पोर्शन। यहाँ हेड और टेल ये दो पोर्शन एक साथ इस डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर मिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिकल्स। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हेड पोर्शन आप देख रहे हो, ये हेड पोर्शन जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये पानी को चाहेगा। लेकिन जो टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफोबिक पानी को नहीं चाहेगा। जैसे ही हम डिटर्जेंट या सोप को डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स के आसपास जो टेल पोर्शन होता है वो आकर जुड़ जाता है। जुटने के बाद ये एक मिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, मिकल्स का, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, हेड पोर्शन आउटर जोन में एंड टेल पोर्शन इनर जोन में, एंड दे कैप्चर द डस्ट पार्टिकल्स। लेकिन जैसे हम क्लॉथ को वॉश करते हैं, वॉश करने के दरमियान ये मिकल्स का जो हेड पोर्शन है वो वाटर लविंग है, तो पानी के साथ वो भी बहकर बाहर आ जाएगा ड्यूरिंग वॉशिंग। यहां क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिकल्स around the oil droplets. The hydrophobic tails binds with the oil droplets and hydrophilic part project out, which are water loving. During washing, the mickles are given out from the cloth. एकदम इजी सवाल है, जो चीज मैंने समझाया यही चीज आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देना है। 2 नंबर आपके खाते में। गाइज इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 5 मार्क्स का नहीं एक और 2 मार्क्स का है, उसके बाद 5 मार्क्स का। Give one example of each of homogeneous and heterogeneous catalyst. मैं आपको समझा देता हूं, कैटालिस्ट और सबस्ट्रेट के बीच में एक रिलेशन है कि कैटालिस्ट एक्शन करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और केमिकल रिएक्शन को फास्ट करा देता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कैटालिस्ट किस तरह से काम करता है या एंजाइम्स कैसे काम करता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। यहां पर हमसे सवाल क्या पूछा है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि होमोजेनस कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होता है जिसमें सबस्ट्रेट का स्टेट, जैसे ये दोनों गैस है, और जो कैटालिस्ट आपने लिया उसका भी स्टेट सेम हो, जैसे ये दोनों आप गैस पे देख रहे हो और ये भी किस स्टेट में है, गैस के फॉर्म में है। तो जब सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट, दैट इज एंजाइम्स, जो भी कह सकते हो, दैट इज अ कैटालिस्ट, इस कैटालिस्ट का और सबस्ट्रेट का स्टेट सेम होगा तो हम उसे होमोजेनस कैटालिस्ट कहेंगे। लेकिन अगली बात समझना, यहां पर हमने फिर से गैस लिया लेकिन कैटालिस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, तो ये हेट्रोजेनस कैटालिस्ट के कैटेगरीज में आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैटालिस्ट 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस कैटालिस्ट और हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। होमोजेनस कैटालिस्ट आर दोज कैटालिस्ट इन विच द स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट आर सेम। जैसे ये गैस में है तो कैटालिस्ट भी गैस में, तो ये होमोजेनस कैटालिस्ट के कैटेगरीज में जाएगा। लेकिन दूसरा रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट गैस में है तो कैटालिस्ट सॉलिड में है, तो ऐसे को हम हेट्रोजेनस कैटालिस्ट कहेंगे। करना क्या है, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना, वैसे आप पूरी बात तो समझ गए होंगे क्योंकि इतनी ही बात आपको याद रखनी है। क्या करना है, होमोजेनस कैटालिस्ट में when a reactant and catalyst are in same phase, that is solid, liquid and gas, the catalyst are said to be homogeneous catalyst. तो heterogeneous catalyst में क्या लिखेंगे, when a reactant and catalyst are different phase, means कि this one is gas and that one is a solid. तो कहता solid, liquid और gas, the catalysts are said to be a heterogeneous catalyst. इस दोनों का एग्जांपल सेम है, बस यहाँ हमने गैस लगा दिया और यहां पे क्या कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर दिया, सॉलिड कैटालिस्ट का, बन गया ये हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसमें आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, बहुत साधारण सा, कि व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, पहला लाइन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको ये जवाब देना है कि इमल्शन होता क्या है। दूसरी चीज में कि ये कितने तरह का होता है, सेकंड उसका टाइप बात करेंगे, गिव एन एग्जांपल और टाइप, और उसका एग्जांपल बात करेंगे और उसके टाइप पे बात करेंगे। तो गाइस आते हैं, इमल्शन इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इमल्शन हमारा क्या है,
कोलोइडल सॉल्यूशन है। लेकिन ये कोलोइडल सॉल्यूशन किस में बनता है? दो लिक्विड्स में। जब आप दो लिक्विड्स को मिलाकर किसी तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहे हो तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं इमल्सन। ठीक है, फिर से बात समझ लो, इमल्सन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। इमल्सन एक कोलोइडल सॉल्यूशन है किसके बीच में? दो लिक्विड के बीच में, दैट नॉर्मली डोंट मिक्स, वन इज dispersion phase and another is dispersion medium. Emulsion can be classified. आगे क्लासिफाइड करेंगे। पहले ये मेरे बात का जवाब तो हो गया, व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन बिटवीन टू लिक्विड्स, जिसमें से एक डिस्पर्जन मीडिया बनेगा और एक डिस्पर्जन फेज बनेगा। अब किसको क्या बनाना है वो आगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन एक होगा डिस्पर्जन मीडिया और दूसरा होगा डिस्पर्जन फेज। क्लियर? पहले लाइन का जवाब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। दूसरी लाइन में आते हैं, जो हमसे कहा कि इसका टाइप पे बात कीजिए, तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, वाटर आपने ले लिया, वाटर इज अ मीडिया, और ऑयल जो है वो फेज डिसाइड करेगा। कहता है इन दिस टाइप इमल्सन ऑयल इज डिस्पर्जन फेज। ऑयल क्या हो गया? फेज हो गया, और ये मीडिया का काम करेगा। कौन मीडिया का काम कर रहा है? ऑब्वियसली वाटर यहाँ पे आपका मीडिया का काम कर रहा और ऑयल आपका फेज का काम कर रहा है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। मीन्स की ऑयल इन वाटर, तो आप खुद सोचो कि वाटर में हम क्या डाल रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल हमारा क्या बन गया? फेज, और वाटर क्या बन गया? मीडिया। डालने के बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं, मिल्क कंटेन फैट ग्लोब्यूलिन। दूध के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन। कौन सा ग्लोब्यूलिन? फैट ग्लोब्यूलिन। जब इसी को बहुत ज्यादा हम लोग हीट करते हैं तो ऊपर मलाई जम जाती है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर वो फैट्स मौजूद होते हैं जो गर्म करने के बाद ऊपर की तरफ छाला जमा देता है। तो वही होता है ऑयल इन वाटर। अगला केस कहता है वाटर इन ऑयल। इस बार क्या कर रहे हैं कि वाटर को डाल रहे हैं कहां? ऑयल में। ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा और उसमें थोड़ी अमाउंट में वाटर डाल रहे हैं। इसका भी एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वाटर इज डिस्पर्जन फेज। वाटर इस बार क्या हो गया? फेज। और मीडिया क्या हो गया? मीडिया हो गया ऑयल। मीडिया वो होता है जिसके फेज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। खैर याद रखना इस बात को कि डिस्पर्जन फेज हो गया वाटर और डिस्पर्जन मीडिया हो गया ऑयल। अगला कहता है एग्जांपल मैर्गेराइन स्प्रेड यूज फॉर फ्लेवरिंग। ये आपका एग्जांपल हो जाता है वाटर इन ऑयल में। अगला हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो इमल्सन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ऑब्वियसली वही प्रॉपर्टी होगी जो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं बात करूं तो टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखता है तो इमल्सन भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें भी आपको दिखेगा टिंडल इफेक्ट। कहता है डिस्पर्जन फेज नेवर बी सेटल्ड डाउन ड्यू टू ब्रोमियन मूवमेंट्स। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पानी के अंदर आपने ऑयल को डाल दिया लेकिन ऑयल नीचे की तरफ सेटल्ड नहीं होगा अगर उसने क्या बना दिया है? कोलोइडल सॉल्यूशन बना दिया है। क्यों नहीं सेटल्ड होगा? क्योंकि उसमें मूवमेंट हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। अगली बात, इमल्सन इज अ चार्ज पार्टिकल सो इलेक्ट्रोफोरेसिस गेट सेपरेटेड देम। अगर मुझे इसमें से पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। एक जो एनोड का काम करता है, दूसरा जो कैथोड का काम करता है। और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराते हैं तो उसमें जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।